ओके माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो सब लोग? ठीक ही होंगे आप, ठीक है ना। आज तो सभी लोग बारिश का मज़ा ले रहे हो, ठीक है ना। तो भाई बारिश का मज़ा भी लेते रहो और क्लास भी लेते रहो। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन देखे थे और मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम्हें होमवर्क के तौर पे कि हमें वाई एक्सिस अगर किसी लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस डिवाइड करता है, तो जब वाई एक्सिस डिवाइड करता है तो उस वाई एक्सिस से डिवाइड करने के बाद उसका रेशियोज़ निकालना था और हमने क्या बताया था, उसके पॉइंट्स भी निकालने थे। तो वो तुम करके लाए हो, तो अगर नहीं किया होगा किसी ने तो उसको मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे हमारी क्लास खत्म होती है उसको लास्ट में सॉल्व करा के जाएंगे। तो ओके बेटा, बने रहिए वीडियो के साथ। ओके, वेलकम टू DDT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। तो आज हम देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। शायद लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था ठीक है ना, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। देखो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए के पॉइंट दे रखे हैं x1, y1 और बी के दे रखे हैं x2, y2, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट बीच में है यानी x, y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x = x1 + x2/2। ये तो गया x के लिए, y का हो जाएगा y1 + y2/2। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है x और y के लिए, मिड पॉइंट फॉर्मूले के लिए, ठीक है ना। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूले से की बात चल रही है तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अब तक तुमने देख लिया होगा, मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी कि अगर मान लो कोई भी अगर किसी लाइन को अगर 3 भागों में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो कितने पॉइंट्स इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कितने पॉइंट्स इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और कितने पॉइंट्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पॉइंट्स हमेशा क्या करता है, लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 पॉइंट हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और अगर 4 में डिवाइड करने हो तो कितने करेंगे, 3 पॉइंट। अगर 5 में करने हो तो 4 पॉइंट्स। वो मैंने बताया था जितना डिवीजन होगा उससे एक कम पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज एक क्वेश्चन और एक और चीज़। अब ये जैसे मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में बताया है, तो इसके लिए एक एप्लीकेशन आती है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, वो आता है पैरेललोग्राम के बेस्ड क्वेश्चन। वो डायरेक्ट तुमसे ये नहीं कहेगा कि इसका मिड पॉइंटर इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चंस को कैसे देता है, वो मैनिपुलेट कर देता है। मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, वो तुम्हें पता नहीं लगने देगा मिड पॉइंट है क्या है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, पहले तो मुझे ये बता दो कि पैरेललोग्राम क्या होता है, कोई बताएगा मुझे पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम बस 2 ही साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, 2 ही साइड पैरेलल होते हैं, 2 साइड इक्वल होती हैं। देखो सुन लो, एक पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ये होता है कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। यानी AB = CD और AB पैरेलल CD, ऐसे ही AD = BC, AD पैरेलल BC, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो अब एक बच्चे ने तुरंत ही मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर एक बात बताओ कि ये तो रेक्टेंगल के अंदर भी होता है। भाई रेक्टेंगल में भी तो क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क हुआ, तो उसने पूछा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क हुआ। तो क्या फ़र्क होगा उसमें, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फ़र्क होगा। यहाँ भी तो दोनों साइड इक्वल हैं और यहाँ भी दोनों साइड इक्वल हैं, वहाँ भी पैरेलल होती हैं। भाई देखो ना, ये लो मैं रेक्टेंगल ही बना देता हूँ, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, ये भी इक्वल है और पैरेलल है, ये भी इक्वल है, ये भी पैरेलल है, ABCD ये भी है। ये हमारा पैरेललोग्राम है और ये हमारा रेक्टेंगल है। इसमें क्या फ़र्क है दोनों एक जैसे, सब कुछ सेम है, क्या फ़र्क है इसमें बताओ। अब वो बताओ, एक बच्चा क्या बोलता है, एक तिरछा एक सीधा है, ये क्या यार, ये क्या मतलब ऐसा कोई डिफरेंस बोला जाएगा मैथ्स में कि एक तिरछा और एक सीधा। चलो अगर उसने इस चीज़ को एनालाइज भी कर लिया है कि एक तिरछा और सीधा, तो वहाँ से भी एक पॉइंट निकाल सकता था। वो क्या निकाल सकता था, ये बेहुदा सी बात नहीं करनी कि तिरछा और टेढ़ा, बस वहाँ से पॉइंट क्या निकालना था, पॉइंट वहाँ से ये निकालना था कि सर रेक्टेंगल में हमेशा चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री। कैसे होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कभी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम को थोड़ा सीधा कर दिया जाए तो पैरेललोग्राम अभी भी है, लेकिन उसके एंगल कैसे हो गए, 90। जब 90 एंगल हो गए तो क्या बन गया, रेक्टेंगल। लेकिन रेक्टेंगल को हम टेढ़ा नहीं कर सकते ना, रेक्टेंगल को जैसे टेढ़ा करेंगे उसके 90 डिग्री का एंगल चेंज हो जाएगा, तो वो रेक्टेंगल ना रहकर क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम।
ठीक है, चलो ये तो पता लग गया हमें। अच्छा एक और चीज़ याद रखना कि जो जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल समझते हो? विकर्ण, है ना, यानी कि अपोजिट एंड्स को मिलाने वाली लाइन, है ना, यानी अपोजिट एंड्स को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो अब ये एक चीज़ ध्यान रखना, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब जब ये इसके बराबर है, जब ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये जो O पॉइंट है ये कैसा पॉइंट हो गया? अगर मैं तुमसे पूछूं OAC का कैसा पॉइंट हो गया? नहीं, ए जो O है, हाँ, ये कैसा हो गया? OAC का क्या बन गया? मिड पॉइंट बना कि नहीं बना? तो इसका मतलब अगर हमें ये नॉलेज होगी तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है कि OAC का मिड पॉइंट है या बाइसेक्ट करते हैं, तो हम कभी लगा ही नहीं पाएंगे। हम सोचते रहेंगे सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन था, क्या पूछा था, हम समझ ही नहीं पाए कि सेक्शन फार्मूला लगाना था या मिड पॉइंट फार्मूला लगाना था या रेक्टेंगल का। तो ध्यान रखना, इसके पैरेललोग्राम जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। तो अब मैं यहीं इसके पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ए के पॉइंट्स बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखे हैं? 1,2 और बी के 4,y और देखो सी के x,6 और डी के क्या हो जाएंगे? हाँ, क्या हो जाएंगे? 3,5। ये हो गया, ठीक है ना। अब एक बात बता, ये चारों के चारों पॉइंट्स है और हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे। अच्छा इसे रफ कर दूँ, कोई दिक्कत? इसे रफ कर देते हैं ज़रा, क्योंकि अब तो पता लगेगा मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये मिड पॉइंट फार्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं 7.2 एक्सरसाइज का, क्या बोलता है? अच्छा एक बात बता दो, पहले सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे? इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। यानी कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कह सकता हूं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इधर से एक बात बोलो, जब ये OAC का मिड पॉइंट बन गया तो OBD का भी तो मिड पॉइंट है, तो यानी है तो पॉइंट। भाई अगर मान लो मैं कहता हूँ OAC का भी मिड पॉइंट है और OBD का भी मिड पॉइंट है, लेकिन पॉइंट तो सेम है, तो मैं यहाँ बोल सकता, तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे तो क्या लिख सकते हैं? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ क्या? BD, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब मान लो कोई भी चीज़, जैसे मान लो अगर एक इसके मिड पॉइंट मैंने दे रखे हैं X, y दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मुझे कोई 2 पॉइंट दे रखे, तो कैसे निकालते हैं हम इसके लिए? X, ये P मिड पॉइंट है और ये 2 पॉइंट दे रखे हैं X1, y1, ठीक है ना, और दूसरा दे रखा है X2, y2। तो इसको कैसे निकालते हैं? X1 + X2/2 और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y1 + y2/2। ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा जो ये मिड पॉइंट निकल के आएगा P, मैं इसको X, y लिखूँ या फिर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ X1 + X2/2, y1 + y2/2। जल्दी बताओ, कोई डिफरेंस है? या तो मैं इसे ऐसे लिखूँ X, y या ऐसे लिखूँ, कोई फ़र्क है क्या? कुछ नहीं है, बस मैंने क्या करा, इस X की वैल्यू को उठा के कहाँ रख दिया? इसके अंदर रख दिया। इस X की वैल्यू की क्या थी? X1 + X2/2, तो इसको उठा के हमने कहाँ रख दिया? अंदर रख दिया। बस कुछ नहीं करा, इस X की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखा है, इस Y की वैल्यू को उठा के यहाँ रखा है। अभी भी वही चीज़ है, ये अभी भी क्या मिड पॉइंट्स है। तो बस मैं यही लॉजिक यूज करने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो कैसे। अच्छा अब O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका था? AC का। तो O के पॉइंट्स मान लो हमने है, इसके मिड पॉइंट X, y मान लिया हमने, ठीक है ना। इसके क्या मान लिया? X, y मान लिया, ठीक है। अच्छा एक बात बता दो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो X की वैल्यू आएगी, यानी कि X के पॉइंट क्या होंगे? 1 + X/2 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मिड पॉइंट देखो इधर, यहाँ पे AC है ना, तो ये इसका X निकालना है, तो X1 + X2/2 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? X1 की वैल्यू क्या है? 1 और X2 की वैल्यू क्या है? X, तो /2, y की वैल्यू बताना जरा। 2 + 6/2। ये देखो अभी मैं सही लिख रहा हूँ क्या? कोई दिक्कत यहाँ पर? चाहे मैं X, y लिखूँ चाहे 1। अब मैं इसलिए कर रहा हूँ तुम्हारा टाइम बचेगा, नहीं तो तुम अलग अलग लिखोगे, पहले 1 + X/2, X 2 + 6/2, फिर वापस लेके आओगे। इतना हम टिपिकल नहीं बनाते, इसको ईजी बनाते हैं। अब ऐसे इसको भी, इसके लिए भी अब देखो, ये किसका मिड पॉइंट है? BD का। तो इसका X का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा?
4 प्लस 3/2 और दूसरा कॉमा लगा के y प्लस 5/2। जल्दी बताओ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, जब हम कंपेयर करते हैं, मान लो तुमसे कोई कह दिया जाए कि x1, y1 बराबर है x2, y2, तो जब ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, मान लो ये a है और ये b है, ये दोनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। कोऑर्डिनेट बराबर का मतलब क्या? इसका x1 x2 के बराबर होगा और y1 y2 के बराबर होगा, तभी तो सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ कंपेरिजन करेंगे। तो क्या लिखेंगे? कंपेयर बोथ द कोऑर्डिनेट, कंपेयर बोथ साइड लिख दो बस, केवल ज़्यादा नहीं लिखना। दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है ना? क्या लिखा हमने? दोनों तरफ तुलना करने पर क्या आया? अब देखो, जब हमने इसको देखा, यहाँ पे क्या बना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग, जब सही रहता है। इसको हम क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस x/2 और यहाँ क्या आ जाएगा? 6 और 2 क्या हो जाएगा? 8/2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/2, यहाँ y प्लस 5/2। ठीक है, अब वो लिख दो, बोथ साइड कंपेयर बोथ साइड। ठीक है। अच्छा, एक बार जब कंपेयर बोथ साइड, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 प्लस x/2। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 7/2। नीचे से नीचे वैल्यू कैंसिल हो जाती है जब सेम रहती है, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होता है? 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 को उधर लेके जाओ, 7 माइनस 1 यानी कितना है? 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई? हमें इसमें क्या निकालना था? हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है? यही तो बोला हुआ है, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी बताओ। तो यही सब तो निकालना है हमें। अब यहाँ पर देखो, x की वैल्यू तो निकल आई, दूसरी तरफ कंपेयर करते हैं y का। देखो 8/2, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? 5 प्लस y प्लस 5/2, 2 से 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? y प्लस 5 इक्वल टू 8, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 8 माइनस, तो y बराबर, क्योंकि 5 को उधर लेके गए तो माइनस हो जाएगा ना, तो यानी x के लिए आ गई और y के लिए आ गई। ऐसे ही तुम्हारा एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 10, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 का, एग्जाम्पल नंबर 10 है, उसको सॉल्व करना बिल्कुल सेम यही है। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन यही है। तो इस तरह से कर लोगे इसे, कोई दिक्कत बताओ है ही जी? तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले की एक तरह से एप्लीकेशन मान के चलो। और हाँ, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन नंबर, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी में बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो जाएगा सारा। एक और एप्लीकेशन क्या यूज हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगर मान लो मैं कहूँ कि एक सर्कल है, ठीक है ना? यहाँ पर A पॉइंट है, A ये सेंटर है इसका, O और ये हमारा B। अगर मैं इन तीनों को मिला दिया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियर बोल रखा है इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, जबकि A B क्या है? एक डायमीटर है, तो A का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। और B क्या हमें दे रखे, कितना क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज, देखो सेंटर भी दे रखा है 2, -3 और B की 1,4। तो एक बात बताओ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्यों? क्योंकि O इज द सेंटर ऑफ AB। तो एक बात बताओ, तुम्हें किसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर? X और Y की। और तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? X1 और Y1। और किसकी दे रखी है? X2 और Y2 की। तो तुम सीधे सीधे क्या लिखोगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एज x1, y1 होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? यानी हमें किस किस के दे रखी है? एक तो x की वैल्यू दे रखी है और एक x2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी? 1। इधर क्या दे रखी है? y की वैल्यू दे रखी है -3 और हमें क्या दे रखी है? y2 की वैल्यू दे रखी है 4। यही तो दे रखा है, जल्दी बताओ, है कि नहीं? तो अब हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सीधी सीधी बात है, दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू क्या होती है? y1 प्लस y2। तुम्हें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे? x दे रखा है, x की वैल्यू रखो 2 और x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे क्या है? x1 प्लस 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 - 1 यानी कि 3। यहाँ तक आ रहा है इसमें? ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे? यहाँ तक वैल्यू निकाल लोगे कि निकाल लोगे? ठीक है, ये तो आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हमने जैसे 2 करा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 × 2 = 4, तो x1 प्लस 1, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस, तो कितनी आ गई? 3। ऐसे ही y1 की वैल्यू निकाल लोगे?
तो हमारी y1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सेम ऐसे ही निकाल लोगे y वाले मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 भी। ऐसे वो कई बार मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करवाता है एप्लीकेशन के तौर पे। तो दिमाग लगाना है, कहीं भी अगर मिड पॉइंट का कोई भी कॉन्सेप्ट बनता है या कहीं भी कोई पॉइंट मिड में पड़ रहा है तो समझ जाना, सीधी सीधी बात है, हमें क्या लगाना है उसमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगाना है। कर लोगे? ओके, डू इट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना, मैं नहीं करा रहा हूँ उसे, बस तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है। सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि एक क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम में मैंने तुम्हें बताया था क्या था, ए बी सी डी, इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें दे रखे होंगे ए बी सी डी। इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगनल D1 इंटू डायगनल D2, यानी कि ये D1 और ये D2। तो एक बात बताओ, तुम इसे सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यानी इस D1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तुम्हें A गिवन है, C गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूले से D1 आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू निकाल लोगे AC की, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से BD निकल जाएगा, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से दोनों निकालने हैं। पता ही नहीं क्या चल रहा है, चलो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या निकालना है, दोनों निकालना है हमें। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अब D1 D2 है, तो यानी कि पहले अगर D1 निकाला तो AC, यानी दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो AC की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, और AC की लेंथ निकालने की बात हो रही है। तो लेंथ में ना तो कभी रेशियो यूज होता और ना कभी तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। देखो रिसेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला हमेशा पॉइंट के लिए यूज होता है, जब भी तुम्हें कोई पॉइंट निकालना होगा या रेशियोज निकालना होगा। लेकिन जब अगर तुम्हें लेंथ निकालनी होगी तो किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का, D1 इंटू D2। तो अब यहाँ पे D1 AC की वैल्यू निकाल लोगे और BD की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D1 इंटू D2 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से पूरा एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व कर लोगे। चलो ठीक है बेटा। तो इसमें क्या है, D1 तुम्हारा क्या है, D1 है तुम्हारा क्या, AC, और D2 तुम्हारा क्या है, BD। तो यहाँ से इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे और BD को भी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो दोनों से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लोगे। आ जाओ इधर क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है और उसको 4 पार्टों में डिवाइड किया जा रहा है। यानी A कितना दे रखा है हमें, -2,2 और B दे रखा है हमें क्या, 2,8 है ना, हाँ 8 दे रखा है, 2,8। अब देखो इसको ना 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। 4 पार्ट्स में कितने पॉइंट्स डिवाइड करते हैं, मैंने बताया था ना, अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 2 पॉइंट्स, और 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट्स। तो यानी कि 1, 2 और 3, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। इसके हमने मान लिया x, y, इसके हमने मान लिया x डैश, y डैश, इसको मान लिया हमने x डबल डैश, y डबल डैश, ठीक है ना, इस तरह से। अब एक बात बता दो, इसमें तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सबको पता है ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1 है कि नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अगर P निकालना है तुम्हें, P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं, मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि 4 पार्ट्स हैं भाई, ये 4 पार्ट्स। तो एक बात बताओ, Q इस A और B का मिड पॉइंट नहीं हो गया क्या, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर जाओ, 2 इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब Q हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो अब जब Q मिड पॉइंट हो गया किसका, Q x डैश, y डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, A एंड B। बात समझ आई कि नहीं आई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x डैश आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, y डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 प्लस 2/2, यहाँ से क्या आएगा 0/2, कितना आ गया 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 8/2, कितना आ जाएगा 10/2, यानी कि कितना आ गया 5। बात समझ में कि नहीं, ये हो गया ना, इसके लिए A और B के लिए मिड पॉइंट हो गया। तो P और R को तो देखना ही नहीं है हमें, है कि नहीं। अब एक बात होता, अब ये तो हो गया Q पॉइंट के लिए, अगर P पॉइंट के लिए यानी 4, ये तो Q था। अब 4P के लिए क्या करेंगे,
4p। अब इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं बन गया ये ए क्यू का, तब क्या लिखेंगे, पी एक्स कॉमा वाई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ए एंड क्यू। यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेना दोनों के, तो बना या नहीं बना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही आर के लिए क्या बोलेंगे, आर किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्यू और बी का। बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों पॉइंट्स निकालेंगे। निकाल लोगे निकाल लोगे, एक मैंने बता दिया क्यू कैसे निकालना है, फिर आप पी कैसे निकालोगे, इन दोनों का मिड पॉइंट किसका, ए और क्यू का, और आर किसका मिड पॉइंट बन जाएगा, क्यू और बी का। और दोनों क्यू हमें पता चल ही चुका है, क्या हो गया हमारा क्यू हमारा क्या बन गया था, क्यू हमारा 0,5। बस तो खत्म, ठीक है ना। अब इससे तुम निकालोगे, यहाँ से पी निकाल लोगे, यहाँ से आर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो ईजी है कि नहीं ये वाला, तो हो जाना चाहिए। अच्छा, इससे अब एक और क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसमें ना तुम्हें दे रखा है ए पी अपॉन में ए बी, और यहाँ दे रखा है 3/7। 3/7 दे रखा है, और तुम्हें एक लाइन दे रखी है, देखो यहाँ पे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, -2, -2, और बी का 2, -4 ये दे रखा है। अच्छा, ये बीच में पी पॉइंट होगा। तुम कभी भी ऐसे जब भी रेशियो में दे देगा ना इस तरह से, तो एक बात खुद देखो, ए पी की वैल्यू कितनी है और ए बी की वैल्यू कितनी है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ए पी 3 है तो पी भी कितना बचा, ए पी 3 है तो पी भी कितना बचा, 4 भाई, पूरा 7 है ना। जब ए पी 3 चला गया तो बाकी कितना बचा, 4 बचा कि नहीं बचा, बस रेशियो निकालना था और कुछ नहीं है। तो इसमें कई बार ना वो देखो, कई बार क्या देता है, कई बार वो सीधे सीधे भी देता है, कई बार ऐसे भी देता है, ए पी अपॉन में पी बी इसको 3/4। तो वहाँ गड़बड़ मत कर देना कि सर ने बताया था कि माइनस करना है, यहाँ तो सीधे सीधे दे ही दिया कि ए पी भी दे दिया तुम्हें और पी बी भी दे दिया। लेकिन इसमें देखने की वाली बात है, इसमें क्या देखने वाली बात है कि इसमें ए पी का रेशियो तो दे दिया, लेकिन इसने पूरी वैल्यू दी है। देखो ए बी पूरी वैल्यू, यानी पी भी देना चाहिए था, लेकिन इसने क्या दे दी, ए बी 7 दे दिया, और ए पी कितना दिया, 3। तो बाकी बचा कितना पड़ रहा, 7 में से 3 घटा दो, कितना आया, 4। अब कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, यानी कि सबसे पहले एक बात बताओ, हम ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी लिख सकता हूँ। ए पी की वैल्यू कितनी है, ये ए बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब ये रेशियो में, तो इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे, वेरिएबल 7x, और यहाँ पर क्या आ गया, ए पी कितना है 3x, और पी बी हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, पी बी बराबर क्या आ जाएगा, 7x माइनस 3x, कितना आ गया, 4x। तो इसका मतलब हमारा ए पी अपॉन में पी बी क्या बचा, यानी कि 3x अपॉन में 4x, x कैंसिल, तो ए पी रेशियो पी बी क्या आ गया, 3/4, यानी कि m1 रेशियो m2 कितना हो गया। अब तो कर लोगे, अब तुम्हें रेशियो पता लग गया, अब तुम्हें ये पॉइंट निकालना है बस केवल। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत। यहाँ तक हो गया हमारे सारे चैप्टर, 6 भी हो गया, 7 भी करा दिया मैंने, ठीक है ना। 8 हमारा हो गया, ये रहा, 9 हमारा ये रहा, 10 हमारा ये रहा। कर लोगे सारे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आई थिंक मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ रहा होगा, इजी चैप्टर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप बस फॉर्मूलों को ध्यान रखो, थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, बस ये दिमाग लगाना कि कहाँ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट बन रहा है, कहाँ सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है। अब इसके बाद एक हॉट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आई थिंक सभी जगह पूछा भी जाता है, ठीक है ना। जब पूछा जाएगा तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली सेक्शन फॉर्मूले में। तो इसको कॉपी कर लो, और उसके बाद मैं एक हॉट क्वेश्चन कराता हूँ, तो इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जब हम कभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसके बाद एक हॉट क्वेश्चन और कराने जा रहा हूँ, उतारो इसे, कॉपी करो। एक बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिनके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है वो उसमें देखेंगे 7.4 एक ऑप्शनल एक्सरसाइज होती है, तो उसका देखना जरा। उसमें एक पहला क्वेश्चन है। अब तुम लोग बार बार ये कह रहे हो ये एक्सरसाइज नहीं आ रही, बेटा मैं एक्सरसाइज नहीं करा रहा, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन किस पर बेस्ड है, सेक्शन फॉर्मूले पर। तो सेक्शन फॉर्मूला तो आ रहा है ना, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी दुनिया भर की प्रॉब्लम होंगी ना 10th लेवल तक की, वो सब पूछी जा सकती हैं, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिख दिया ना, सेक्शन फॉर्मूला आर इन द सिलेबस। तो बस ख़त्म। तो मैंने वही वाली बात कही है, तो इसलिए मैंने खुशी को बोला थैंक यू बताने के लिए, इसलिए साबरीन को भी थैंक यू बताने के लिए, भैया सिलेबस में नहीं है। तो हम सिलेबस के हिसाब से एक्सरसाइज नहीं देख रहे, हम ओनली क्वेश्चंस को देख रहे हैं। उस क्वेश्चंस की खासियत क्या है, बस ये सुन लो
देखो अभी तक कुछ क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लेना, 7.4 का क्वेश्चन नंबर बना, अभी बता भी देता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तुम्हें। हमेशा ध्यान रखना, अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, अभी तक इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा था? एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था नहीं कर रहा था? एक्स कॉमा वाई, ये पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा था किसमें? किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा था। लेकिन एक बात बताओ, अब इस पॉइंट की जगह कोई लाइन भी तो हो सकती है, इस पॉइंट की जगह क्या हो सकता है? कोई लाइन भी तो जा सकती है ऐसे काटती हुई, क्या वो डिवाइड नहीं कर रही क्या? भाई देखो, किसी भी लाइन को काटने को तो एक लाइन काट सकती है, एक पॉइंट काट सकता है। तो अभी तक तो हमने किसके हिसाब से सीखा? पॉइंट के हिसाब से। लेकिन अगर बाई चांस कोई लाइन काट के चली जाए तो, कोई लाइन काट के चली जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बर्बादी मचेगी, है ना। और क्या होगा भाई? अभी तक तो पॉइंट ने बर्बाद किया था, और लाइन तो और तहलका मचाने वाली है, ठीक है ना। तो पॉइंट ने इतना तहलका मचाया तो लाइन और बर्बादी मचाएगी। तो वो बर्बादी बचाने से रोकने के लिए, देखो यानी मचाने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं? उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना, उस बर्बादी को कैसे बचाया जाए। देखो अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक धागा ऐसे खींच के रखूँ, ठीक है ना, एक धागा खींच के रखा, उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट डाला, तो वो धागा उस पॉइंट को सेटिस्फाई, यानी उसको, अगर वो पॉइंट जो है वो धागे पर गिरता है तो उस पूरे धागे को क्या वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? अगर उससे अलग गिरा तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ठीक है ना, तो इसका मतलब जो है, अगर मैं कहता हूँ अगर ये लाइन है, देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने, मान लो एक लाइन भी है ये और एक पॉइंट भी है एक्स कॉमा वाई, और इस इक्वेशन की इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन ये दे रखी है हमें, ठीक है ना। मान लो इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है? ये दे रखी है। लाइन की इक्वेशन यही तो होती है। लाइन कैसे लिखी जाती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी, याद करो यही तो बता रखा है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? यही तो होती है। तो ये लाइन की इक्वेशन है। अब ये लाइन जो है ना, इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, ठीक है ना। अब वो डिवाइड क्या करेगी? किसी रेशियो में डिवाइड करेगी। मिड पॉइंट तो बोला नहीं है, तो इसका इसने किस में डिवाइड करा? m1 रेशियो m2 में, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, चाहे पॉइंट बोलो चाहे लाइन बोलो, लेकिन अगर इस लाइन के हिसाब से देखूं तो काटा लाइन ने, लेकिन लाइन ने भी कहाँ काटा? एक पॉइंट पर काटा है कि नहीं? लाइन ने भी कहाँ काटा है? लाइन ने भी कहाँ इंटरसेक्ट किया? एक पॉइंट पर। तो यहाँ भी तो कोई ना कोई पॉइंट होगा, और वो पॉइंट हमारा क्या होता था? एक्स कॉमा वाई। तो एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया कि यानी कि जो लाइन पर वो पॉइंट गिर रहा है, तो वो पॉइंट पूरी लाइन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? वो पॉइंट उस फैमिली का मेंबर हो जाएगा। अगर उस लाइन को टच कर रहा है, यार उस लाइन पर पड़ रहा है, वो लाइन पर सिचुएटेड है, लाइन पर स्थित है, ठीक है ना, या लाई कर रहा है उस लाइन पर, तो इसका मतलब क्या है? अगर वो पॉइंट, अगर एक पॉइंट इस लाइन पर है, क्या है? इस पर लाई कर रहा है, तो कहने का ना उस पॉइंट की जो है वो पॉइंट जो उस पूरी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इन द सेंस, याद करो 9th में एक क्वेश्चन क्या करते थे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू k, और हमें बोला जाता था कि 3,4 दे रखा है, k की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करते थे? इस 3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, 4 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, और k की वैल्यू निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि उसने बोल रखा है कि दिस पॉइंट लाई ऑन दिस इक्वेशन। तो जो इसके x और y की वैल्यू और इसके x और y की वैल्यू हमेशा सेम होगी कि नहीं होगी? तो बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो इस पॉइंट का x, y है और इस लाइन का x, y दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, लेकिन अगर ये पॉइंट इस लाइन से अलग होता फिर सेम नहीं होते, लेकिन अगर ये पॉइंट, एक बार सीधी सी बात, लाइन को तो ये काट ही रहा है ना, और काट किस रहा है? एक पॉइंट पर काट रहा हुआ, यानी कि ये जो लाइन है इस लाइन को किस पे काट रही है? एक पॉइंट पर ही तो काट रही है, और वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए? x, y। और सीधी बात ये कहूँ तो क्या होता है? कंक्लूजन ये निकला कि जो x, y कुछ नहीं है, ये इसी की वैल्यू है। ये जो x, y क्या है? ये कुछ नहीं है, ये जस्ट क्या है? यही कोऑर्डिनेट है। यानी जो x, y इक्वेशन में दे रखी है और ये जो पॉइंट x, y है, एक दूसरे को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। यानी कुछ नहीं, ये कहीं ना कहीं सेम पॉइंट्स हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कुछ नहीं करने वाले इसमें, हम सीधे अपना क्या करेंगे? वही जो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, x, y, यानी x और y को निकालेंगे। हम कुछ नहीं सोचना पहले, जब x और y निकल जाएंगे उसके बाद हम कुछ सोचेंगे, ठीक है ना। तो अब सीधे देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेट द पॉइंट P, है ना, लेट द लाइन कौन सी? 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। कट द लाइन सेगमेंट joining the points A, क्या दे रखा है? ये पॉइंट्स 2, -2, और ये
3,7। तो ये यहाँ पे 2, -2 और 3,7। ठीक है। लेट द लाइन 2x + y - 4 कट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एट किस पर P x, y इन द रेशियो m1:m2। ठीक है ना। हिंदी में क्या बोल देंगे वही सेम कि माना रेखा 2x + y a और b बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P x, y तथा m1:m2 में विभाजित करती है। ठीक है ना, ध्यान लिखना, इसमें हम लिख लेंगे ये सब चीज़ें। तो पहला मेरा काम क्या होगा, पहले तो लिखो x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू 7। ठीक है ना। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, वही काम करना है। हमें क्या निकालनी है, x, y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 × m2 + x2 × m1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है ना, जाग रहे हो। x की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 2m2 + x2 की वैल्यू 3m1 अपॉन में m1 + m2। ये किसका कोऑर्डिनेट निकला है, x का। x की वैल्यू निकला है कि नहीं आई। सेम कहानी हमारी यहीं शुरू हो जाएगी। हटो यहाँ, यहीं करते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 × m2 प्लस, देखो फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि याद रहे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे तक दिखाई दे रहा है। अब y1 की वैल्यू कितनी है, -2m2 + 7m1 अपॉन में m1 प्लस, ये किसकी वैल्यू आ गई, तो तुम्हें x और y के कोऑर्डिनेट पता लग गए कि नहीं लग गए। अब x और y के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो सीधी सीधी बात है, ये x और y के कोऑर्डिनेट जो है वो किसकी वैल्यू है, इस x और y की वैल्यू है। अब हम क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस पॉइंट P x, y लाई ऑन लाइन किस पर, 2x + y - 4 लाइन सही है ना, 2x + y - 4 लाइन की इक्वेशन। ठीक है। -4 = 0। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा, ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। सिंस पॉइंट P लाई ऑन लाइन 2x + y - 4, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, उसी पे तो लाई कर रही है। क्या लिखेंगे, बिंदु P रेखा 2x + y - 4 पर स्थित है। ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, 2 और x की वैल्यू लिख दो यहाँ से, ये वाली 2m2 + 3m1 अपॉन में m1 + m2। बात समझ में आई कि नहीं आई। कोई नया तो है नहीं है कुछ, वही मैंने बोला ना, x की वैल्यू सेम रहेगी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस y कहाँ ये रहा, क्या हो जाएगा, -2m2 + 7m1 अपॉन में m1 + m2 और यहाँ पे क्या जाएगा, -4 = 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। एलसीएम लो सबका, जब हम एलसीएम लेंगे तो m1 + m2 यहाँ भी है, m1 + m2 यहाँ भी है, यहाँ है नहीं तो इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा, m1 +, तो जिसके पास है दे दो, नहीं दो, और जिसके पास नहीं है उसको दे दो। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो, क्या जाएगा, 2 × 2 = 4m2 6m1। यहाँ पर देखो प्लस माइनस -2m2 ++ 7m1। ठीक है भाई। और जब इसके पास था नहीं तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 था तो 4 × m1 प्लस, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं, क्योंकि नीचे 1 था ना, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ -4 था ना, नीचे 1 है, तो ये m1 + m2 की मल्टीप्लाई सीधे से हो जाएगी। कैसे याद करो, हम जब यूँ करते थे एलसीएम लेते हैं 1 + 4 अपॉन में 3/1, तो क्या करते हैं 4 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ इस तरह से। तो अब 4m2, तो पहले क्या जाएगा 4m2 और 2m2 कितना बचा 2m2, 4m2 में से 2m2 गया 2m2, 6m1 में से 7m1 गया, जाएगा कहाँ, जुड़ेगा 13m1। ठीक है। और ये तो 0 हो ही गया, तो उधर जाके बचा क्या हमारा -4m1 और अंदर जाके प्लस माइनस 4m2 = 0, 2m2 और 4m2, 4 में से 2 गया माइनस का 2m2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 13 में से 4 गए 9m1 = 0। इसको उधर लेके जाओ, 2m2 = -9m1, माइनस से माइनस कैंसल, तो इसका मतलब m1 अपॉन में m2 कितना आ जाएगा। अब देखो कई बार बच्चे ना गड़बड़ कर देते हैं, m1 अपॉन में m2 सीधे लिख देते हैं 2 अपॉन में 9, ऐसा नहीं लिखना। देखो अगर किसी को कन्फ्यूजन होती है, मैं एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ उसको। कैसे कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, m1 के सामने वैल्यू कौन सी है, m1 के सामने वैल्यू कौन सी है 2, तो 2 लिख दो ऊपर, और m2 के सामने वैल्यू कौन सी है, बस खत्म।
यही आंसर है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, बस तुम्हें जब भी कभी ऐसी क्वेश्चन बन जाए तो m1 अपन में m2 लिखना है और देखना है m1 के सामने वाली, साथ वाली नहीं सामने वाली, साथ वाली नहीं सामने वाली, m1 के सामने 2 और m2 के सामने 9। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये हमें आ गया रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे, और ठीक है ना। बात समझ आई कि नहीं? और हाँ, और तुमसे ये भी पूछ सकता है कि ये पॉइंट्स को भी बताओ। तो एक बात है, जब तुम्हें रेशियो पता लग गया तो इसकी जगह रख देंगे x और y में m1 m2, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा x और y की वैल्यू का। अगर मान लो तुम्हारा रेशियो निकल आया और तुमसे पूछा जाए कि p के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं x और y, तो तुम m1 और m2 की वैल्यू रख दो, यहाँ भी रख दो, यहाँ भी रख दो, दोनों x और y की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से एक होता है ये हॉट क्वेश्चन, ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया मैंने ये, और कई बार पूछा भी गया है, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब इसको एक तरह से और पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, वो पता है क्या कर देंगे, अब वो यहाँ पर क्या कर देंगे, रेशियोज को दे देंगे। वो रेशियो को देकर यहाँ पे 4 की जगह बस क्या लिख देंगे, k लिख देंगे, k क्या लिख देंगे, k क्या देंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब तुम्हें एक बात हो, जब रेशियो पता लग जाएगा तो इतना बड़ा बनेगा कोई, ये पॉइंट निकल जाएंगे डायरेक्ट, हमारी x की वैल्यू समथिंग कुछ निकलेगी, y की वैल्यू समथिंग कुछ निकलेगी, और तुम क्या करोगे, x की जगह रख दोगे, y की जगह रख दोगे, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि x और y की वैल्यू तब हम नोन होगी, हमें पता होगी, क्योंकि m1 m2 दे रखे होंगे उसने। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन बनेंगे, वो दूसरा क्वेश्चन ही मैं करा दूंगा आगे, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पहले बता रहा हूँ बेटा, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए, ध्यान रखना। बस जो मैं बता रहा हूँ, कई बार क्या होगा, अगर यहाँ k लिखा होता है 4 की जगह, तो हमेशा रेशियोज गिवन होंगे, और अगर रेशियोज गिवन नहीं है तो ये वैल्यू गिवन होगी। तो इस तरह से बेटा हम इस एक्सरसाइज को कर लेंगे, और ये बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, काफ़ी मार्क्स भी आते हैं, कम से कम 5 या 6 मार्क्स का चैप्टर होता है लगभग, ध्यान रखना। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लेंगे, 3 ही फॉर्मूले याद करने बस इसमें हमें, और बाकी प्रैक्टिस करो, बस प्लस माइनस की गलती मत होने देना। बाकी अभी 1-2 क्वेश्चंस हम देखेंगे आगे, और क्वेश्चंस बताते रहेंगे रिवीजन वाले टाइम में भी, ठीक है ना। तो बेटा बने रहो वीडियो के साथ, ओके। और हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करो, ठीक है ना, और हमको आगे भी और बच्चों तक भी पहुँचाओ, अगर तुम्हें समझ में आती है चीज़ें तो, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बने रहो। थैंक यू बेटा।